नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस युद्ध पर हमारा स्पेशल शो विनाशकाल। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को अब 14 दिन हो गए, लेकिन वहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच भारत सरकार भारतीयों की वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है और उसे निर्णायक कामयाबी भी मिल रही है। कई भारतीयों की वापसी हो चुकी है, कुछ भारतीयों की अब भी वतन लाने की कोशिशें जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन है। रूस ने सीज फायर की घोषणा की है ताकि युद्ध में फंसे नागरिकों को निकाला जा सके। रूस ने यूक्रेनी और दूसरे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश से बड़ी संख्या में लोग तमाम मुश्किलों का सामना कर सुरक्षा की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मॉस्को ने कीव, चेर्निहाइव, सुमी, खार्किव और मारियुपोल शहरों में मानवीय गलियारों को खोलने के लिए संघर्ष विराम का फैसला लिया है। रूस का यह कदम सोमवार को बेलारूस में यूक्रेन के साथ हुई तीसरे दौर की वार्ता के बाद उठाया गया है। वहीं यूक्रेन ने कहा रूस के सैनिकों ने 61 अस्पताल और मेडिकल इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 14वां दिन है। 14वें दिन में यह प्रवेश कर चुका है। युद्ध को 300 घंटों से ज्यादा हो गए। खार्किव के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव भी खंडहर में बदलती जा रही है। अन्य शहरों का भी यही हाल होता जा रहा है। अधिकतर इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी है। 23 फरवरी तक यह शहर अपने विकास और सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन रूसी सैनिकों के हमले, लगातार होती बमबारी से यहां की पूरी तस्वीर ही बदलती जा रही है। शहर की कई अच्छी और महत्वपूर्ण इमारतें क्षतिग्रस्त होकर खंडर बन गई। हजारों घर गिर चुके हैं। फ्लाईओवर से लेकर महत्वपूर्ण सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। शहर से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। कीव के अलावा यूक्रेन के कुछ और शहरों को रूसी सैनिक पहले ही खंडहर बना चुके हैं। जिन शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है उनमें खार्किव, बुका और इरपिन शामिल है। यहां कई इमारतें पूरी तरह खंडहर हो चुकी हैं। अधिकतर लोग यहां से जा चुके हैं। जो बचे हैं वो खौफ में हैं। खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर को देखकर ही बर्बादी का सहज अंदाजा लग जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को डोनेत्स्क के शहर मारियुपोल में सीज फायर किया था। इस दौरान ह्यूमन कॉरिडोर बनाया गया था। इसके जरिए वहां फंसे लोगों को निकाला गया, लेकिन रूस ने अब दावा किया है कि उसने रविवार को दूसरे दिन भी मारियुपोल में युद्ध विराम किया। सीज फायर में दिया गया सेफ पैसेज। पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने ह्यूमन कॉरिडोर खोलने के कीव की रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब दिया, साथ ही सेफ पैसेज के लिए युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन यूक्रेनी बलों ने एक बार फिर लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाउस ऑफ कॉमन्स में संबोधन दिया। रूस से युद्ध पर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हम किसी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम लड़ेंगे। जेलेंस्की ने कहा, हमें जो मदद मिली है उसके लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मंगलवार को ब्रिटिश संसद के सदस्यों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जेलेंस्की के ऐतिहासिक संबोधन को कॉमन्स कक्ष में लगाए गए स्क्रीन पर दिखाया गया।
इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन क्षेत्र में संकट पर चर्चा करने और मध्य यूरोप में सुरक्षा प्रयास बढ़ाने की जरूरत पर जोर देने के लिए पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि रूसी आक्रमण में फंसे नागरिकों की दुर्दशा पर दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बाइडेन ने कहा, पुतिन एक शहर लेने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वह कभी भी देश पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इस बीच पड़ोसी देशों में रिफ्यूजी संकट बढ़ गया है। लोग रोमानिया, पोलैंड, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, हंगरी, बेलारूस में शरण ले रहे हैं। इन लोगों की आगे की राह मुश्किल दिख रही है। एक तरफ अमेरिका ने राज्य में आने वाले यूक्रेनियों को टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस देने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर लोगों को ब्रिटेन जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे दो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुगांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को आक्रमण शुरू करने से ठीक पहले स्वतंत्र घोषित कर मान्यता दी थी। यही वह मुद्दे हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ माना जा रहा है। रूस को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने ये निर्णय लिए हैं। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा, गठबंधन विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वह ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग रहा हो। गौरतलब है कि रूस ने कहा है कि वह नहीं चाहता कि पड़ोसी यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि वह अपने दरवाजे पर इन नए पश्चिमी सहयोगियों की सेना नहीं चाहता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि वे दो अलग अलग रूसी समर्थक जो क्षेत्र हैं डोनेट्स्क और लुगांस्क, उसकी स्थिति पर समझौता करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को आक्रमण शुरू करने से ठीक पहले स्वतंत्र घोषित कर उन्हें मान्यता दी थी उन क्षेत्रों को, और यही वह मुद्दे हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की, वॉर की जड़ माना जा रहा है। रूस को शांत करने के उद्देश्य से जेलेंस्की ने ये निर्णय लिए हो सकते हैं। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा, गठबंधन यानी नाटो विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। उन्होंने कहा, नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए कहा कि वह ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग रहा हो। गौरतलब है कि रूस ने कहा है कि वह नहीं चाहता कि पड़ोसी यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि वह अपने दरवाजे पर इन नए पश्चिमी सहयोगियों की सेना नहीं चाहता। और इस बीच रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि इसमें रूस का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग गैस और तेल पूरी तरह से शामिल नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, उसकी मुद्रा पर भारी दबाव है। रूस का कहना है कि रूस के तेल निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से कच्चे तेल के दाम $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। वहीं यूरोप रूस पर गैस, कोयले और तेल निर्भरता को कम करने के लिए अलग रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ फिलहाल अपनी जरूरत की आधी गैस, कोयला और तकरीबन 1/3 तेल रूस से आयात करता है। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ के नेता इस गुरुवार और शुक्रवार को बैठक
करने जा रहे हैं। तो पश्चिमी देशों ने रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद से ही बेहद कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। ये जो प्रतिबंध है इसमें रूस का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग गैस और तेल पूरी तरह से शामिल नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की जो अर्थव्यवस्था है, बैंकिंग सिस्टम है, उसकी जो करेंसी है यानी मुद्रा, उस पर भारी दबाव है। रूस का यह कहना है कि रूस के तेल निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध अगर लगाया तो कच्चे तेल के दाम $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। इधर यूरोप रूस पर गैस, कोयले और तेल निर्भरता को कम करने के लिए अलग रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ फिलहाल अपनी जरूरत की आधी गैस, कोयला और तकरीबन 1/3 तेल रूस से आयात करता है। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार और शुक्रवार को एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें इस विषय पर चर्चा होगी। हो सकता है निर्णय भी लिया जाए। जंग में फंसे यूक्रेन से मंगलवार को 650 भारतीय स्टूडेंट्स को निकाला गया। यहां पहले दिन से ही दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध चल रहा है, भारी गोलाबारी हो रही है। यह रिपोर्ट देखिए। इस स्वागत सत्कार का वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जिसके सिर पर हर पल मौत मंडराती रही हो। जी हां, युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमां में धुएं का काला गुबार और हर पल जान जाने का खतरा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने कई दिन और रातें भयावह माहौल में काटी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब वो अपनों के बीच अपने देश में थे। तस्वीरें दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की हैं। जैसे ही यूक्रेन में फंसे छात्रों को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे उनके परिजन भावुक हो गए। कई विद्यार्थियों को युद्ध के दिनों में गंभीर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। इसमें एक है हिसार की गवर्नमेंट कॉलोनी मिर्जापुर निवासी अक्षिता। यूक्रेन से निकलने में अक्षिता को 6 दिन लग गए। वो बताती हैं कि इस दौरान उन्हें 36 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बिना भोजन पानी के छात्र बेहोश हो रहे थे, मगर जिंदगी प्यारी थी, इसलिए कड़ाके की ठंड में चलते रहे। 22 किलोमीटर तो बमबारी के बीच चलना पड़ा। कभी सड़क पर दौड़ लगाते तो कभी बम से बचने के लिए सड़क पर लेट जाते। आसपास की इमारतों पर भी बम गिर रहे थे, कईयों को तो चक्कर आ रहे थे। ऐसे हालात से निकलकर छात्र यूक्रेन के पिसाचिन शहर तक पहुंचे। यूक्रेन में कहाँ किया? खार्किव। और अभी जो फ्लाइट पकड़ी कहाँ से पकड़ी? रोमानिया बॉर्डर। रोमानिया बॉर्डर। लगभग कितने स्टूडेंट आपके साथ आए? सर हम 250-300 बच्चे हैं। अभी जो फ्लाइट में आए? हाँ जी। सर यूक्रेन छोड़ते वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा था? क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? सर हम पिसोचिन से आए थे बस में और सेफ था सब कुछ क्योंकि सीज फायर हो गई थी। उस टाइम हमें कोई बॉम्बिंग वगैरह की आवाज़ नहीं आई थी, ठीक था सब। अक्षिता अब रोमानिया के रास्ते भारत गई। अक्षिता के अभिभावक बताते हैं कि बेटी अक्षिता खार्किव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। यूक्रेन में जब 22 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, इसके बाद उनकी बेटी अक्षिता 1 मार्च तक खार्किव स्थित हॉस्टल में बंकर में छिपी रही। इस दौरान 1 मार्च की रात को कहा गया कि आपको हॉस्टल खाली करना है। कहा जा रहा था कि अगले दिन सुबह 6 बजे टैक्सी से बच्चों को रवाना किया जाएगा, मगर बिगड़ते हालात के कारण बस या टैक्सी का प्रबंध नहीं हो पाया। ऐसे में अक्षिता और दूसरे भारतीय विद्यार्थी 14 किलोमीटर पैदल चलकर खार्किव रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां पर भीड़ अधिक थी, इसलिए पहली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश नाकाम रही। अक्षिता के मुताबिक वहां भारतीय विद्यार्थियों को धकेला जा रहा था, जबकि यूक्रेनियन नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही थी। इसके बाद दूसरी ट्रेन आई तो अक्षिता चढ़ गई, मगर 10 मिनट बाद ही सिग्नल डाउन हो गया और भारतीय दूतावास की तरफ से सलाह आई कि ट्रेन खाली कर दी जाए। इसमें दूतावास ने 3 लोकेशन पर जाने को कहा। इसके बाद अक्षिता 22 किलोमीटर बमबारी के बीच से बचकर पिसाचिन तक पहुंची। भारत में सुरक्षित फील कर? हाँ जी, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा। मिले हैं इतने दिनों बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
अक्षिता ने बताया कि पिसाचीन में जहां वो और उस दूसरे भारतीय छात्र रुके वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1, 2 और 3 मार्च को उन्हें खाने के लिए कुछ भी मिला नहीं। ऐसे में वो 3 दिन से भूखे थे। 4 मार्च को खाने के लिए ब्रेड और सूप दिया गया। इसी दौरान कहा गया कि बसें आएंगी, उसमें निकल जाना है, मगर प्राइवेट बस आई तो $500 की मांग की गई, जबकि हॉस्टल वालों ने पहले ही लूट से बचने के लिए विद्यार्थियों को $200 से $300 ही अपने पास रखने की सलाह दी थी। ऐसे में इसमें कुछ ही विद्यार्थी जा पाए। गवर्नमेंट सपोर्ट की क्या बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो वैकेशन प्रोसेस में भी गवर्नमेंट साथ में थी। हाँ जी आपका सर। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? सर, जब हम खारकिव या फिर पिसोचिन में थे तो वो वॉर जोन थी, वहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट की इतनी हेल्प नहीं आ पाई थी, कोशिश करके भी नहीं आ पाई थी, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल था। लेकिन आगे इवैक्यूएशन बसेस के लिए या फिर हमारी फ्लाइट्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, खाना वाना वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड हुआ है, तो थैंक यू उसके लिए। फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा जो फ्लाइट में आप? सब बहुत अच्छी थी इंडिगो। इस जोन में आपकी बेटी थी, आप यहाँ इंडिया में थी, बहुत बात कर रही थी, तो कितना अपने आप को बहुत संभालना कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। जब बच्चा परेशान हो तो माँ बाप कैसे अच्छे से रह सकते हैं। बहुत दिक्कत आई उस टाइम। दिक्कतों का सामना किया, मगर अब सामने खुशी है। हाँ, अब खुशी है। अब कैसा लगा? अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी गुड़िया हमारे साथ है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने कहा कि देश से 6000 किलोमीटर दूर युद्ध के बीच अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार जैसा प्रयास कर रही है, उसने दूसरे देशों के साथ ही छात्रों को भी कायल बना दिया है। रोमानिया और हंगरी बॉर्डर तो केवल भारतीयों के लिए ही खुल रहे हैं। वहां पहुंचकर ये समझ आया कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। घर लौटने की अपनी ही खुशी होती है, लेकिन ऐसे माहौल में जब सिर पर मौत मंडरा रही हो, हर पल गोलाबारी हो रही हो, फायरिंग से हर ओर दहशत मची हो, उस माहौल में घर लौटने का सपना कहां साकार हो पाता है। लेकिन भारतीय छात्रों का वो असंभव सपना भी साकार हो रहा है। यूक्रेन से दिल्ली लौट रहे छात्र कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। देश पहुंचकर छात्रों ने अपनी आप बीती सुनाई। बंकर में रहकर 6 दिन पानी पीकर गुजारा। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों पर धमाके हो रहे थे। बम धमाकों की गूंज के बीच से बचकर महफूज स्वदेश लौटने वाले छात्र शायद ही वो दहशत के पल कभी भूल पाएं। इन्हीं में से एक हैं यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे मुजखेड़ा गांव निवासी छात्र अक्षांक शर्मा। मंगलवार को अपने घर लौट आए हैं। परिजन सोमवार देर रात ही उनको दिल्ली एयरपोर्ट से लेने के लिए पहुंच गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर बेटे से मिलते ही उनके पिता और परिजन भावुक हो गए। घर आकर परिजनों को छात्रों ने बताया कि खारकीव में जिस हॉस्टल के बंकर में छिपे थे, उससे करीब 1 किलोमीटर दूर ही रूसी सेना लगातार गोलीबारी कर रही थी, जिसके डर से खाना लेने के लिए बंकर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि 6 दिन पानी पीकर ही बंकर में अंधेरे में वक्त गुजारा। यहां तक कि बंकर में उनके फोन भी बंद करवा दिए गए थे। 28 फरवरी को खारकीव छोड़ने की एडवाइजरी जारी होने के बाद वो दूसरे छात्रों के साथ बंकर से पैदल ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया, लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते ट्रेन में नहीं चढ़ सका। तभी स्टेशन के नजदीक एक मिसाइल अटैक हुआ, जिससे नजदीक के मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में जाकर छिपना पड़ा। ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। उसके बाद हम 3 बजे पिसोचीन के लिए निकलते, जो 15 किलोमीटर दूर था। पहले भी हम पैदल चल के आए थे 2-3 घंटे। उसके बाद 3 घंटे पिसोचीन तक गए थे। वहाँ पर स्टे था, सेफ था, वो इंडिया गवर्नमेंट ने बोला था। लेकिन हम जब जा रहे थे एंड रूट में, तो हमारे 200 मीटर दूर ही एक फाइटर जेट ने बम गिराया। जस्ट तो पत्थर भी उड़ के आए थे। बहुत बेकार लगा कि गवर्नमेंट ने बोला था कि बम नहीं गिराएगा, उसने साइड में बम गिरा दिया रशिया के फाइटर जेट ने। कैसा लग रहा है भारत में वापस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली से हाँ एकदम सेफ। गवर्नमेंट सपोर्ट की क्या बात करेंगे? स्पेशल फ्लाइट? हाँ, गवर्नमेंट ने हेल्प करी है। एम्बेसी की बस आई थी हमको लेने को, वहाँ पिसोचीन जहाँ पर स्टे करा हुआ था हमने। करीब 3 घंटे बाद भारतीय छात्रों को सीनियर छात्र का निर्देश मिला कि पिसोचीन के लिए पैदल निकल जाओ। करीब 20 किलोमीटर चलकर
पिसोचिन के एक रिजोर्ट में पहुंचे, जहां सेना के जवानों ने खाने की भी व्यवस्था की। 2 दिन रुकने के बाद ये छात्र दूतावास की भेजी गई बस में सवार होकर पिसोचिन से रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले। करीब 33 घंटे का सफर तय करने के बाद वे रोमानिया पहुंचे, जहां से सभी छात्रों को शेल्टर होम भेजा गया, जिसके बाद फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। 6 दिन हम हॉस्टल में स्टे करे, फिर 7वें दिन में सोचा कि हम रेलवे स्टेशन जाते हैं लवीव साइड जाने को, वेस्टर्न पार्ट में। तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, हम बोर्ड नहीं कर पाए ट्रेन, क्योंकि वहाँ पर यूक्रेनियन बहुत थे, तो यूक्रेनियन वुमेन और चिल्ड्रन को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो इसलिए हम इंडियन कोई भी बोर्ड नहीं कर पाए। 1-2 गर्ल्स थी जो बोर्ड कर पाई, मतलब कुछ गर्ल्स बोर्ड कर पाई थी क्योंकि उनको अलाउड था, लेकिन बॉयज़ अलाउड नहीं थे उसमें, और यूक्रेनियन मैन भी अलाउड नहीं थे कोई भी अपने वहाँ रेलवे स्टेशन में ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। या क्या बताए, बीपी की गोलियां, इसकी जो दादी है ना, उनको अटैक आ चुका है। हार्ट ऑपरेशन करा के परसों ही हार्ट ऑपरेशन कराया उनका मैंने। हाँ, इतनी कंडीशन खराब हो चुकी है घर की, सभी परेशान है, लेकिन आज बहुत खुश है। सिर्फ अक्षांक शर्मा ही मौत के मुंह से जिंदा बचने की कहानी नहीं सुनाते। स्नेहा गुप्ता का अनुभव भी सुनने वालों को हैरान कर सकता है। हालात बहुत गंदे थे, लिटरली हाँ, जिसे कहते हैं मौत हाथ पे लेके हमने खार्किव से पिसोचिन तक का सफर तय किया था। हमारे 20 मीटर के रेडियस में एक बॉम्ब गिरा था, एंड वो इतना गंदा एक्सप्लोजन था कि मैं आपको शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर हमारे आंखों के सामने से कांच उड़ता हुआ गया है। और वो बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि उस टाइम हम लोग सब आंखें बंद करके लेट गए थे कि शायद अब हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। वो बहुत गंदी सिचुएशन थी। ऐसे गंदे हालातों में हम लोग खार्किव से निकले, पिसोचिन तक हमने 25 किलोमीटर का सफर हमने पैदल तय करा। हम अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। बेटी बहुत मेरे से ज्यादा वर्क किया है इन्होंने। हम लोग जब रूट मार्च करते हैं तो पहले से मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, मगर छोटा बच्चा इसने इतना स्ट्रेस किया है जिसको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बच्चों के लिए जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम, और उन्होंने जो बीच में बच्चों को निकालने के लिए सीज फायर कराया और बच्चों को बाहर निकाला, वो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। अभी हमारे बच्चे साथ में हैं हमारे। यूक्रेन से दिल्ली लौटने वाले छात्र जतिन भी स्वदेश वापसी को चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। माहौल तो सर कुछ ज्यादा इंकरेजिंग तो नहीं है, बहुत बम्बार्डिंग शेलिंग तो बहुत हैवी हो रही है। ऊपर से सिटी में क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ठप हो रखा है और खाने पीने की बहुत किल्लत हो रखी थी। सो हम अपने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एडोपीडिया, हरदीप सर, बॉब टेडी, हम इनके थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमें कम से कम नहीं तो 9 दिन अपने बंकरों में रखा हॉस्टल्स के, और उन्होंने वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया। तो बहुत सिचुएशन इंकरेजिंग तो नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल सम हम निकल के आए हैं। तो यहाँ में हम इंडियन गवर्नमेंट का भी थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया। अभी आया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास नहीं है लफ्ज़ बयां करने के लिए कि मुझे कैसा लग रहा है। आप लोगों का ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आई कांट एक्सप्लेन। आई एम अ मदर, आई कांट एक्सप्लेन। दीज फीलिंग्स आर बियॉन्ड द वर्ड। सचमुच युद्ध के वातावरण से वापस लौटे छात्रों की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से बात की, सेफ कॉरिडोर बनाकर बच्चों को वापस लाया, वो कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। प्रधानमंत्री के इस कदम से उनके प्रशंसकों को आश्वस्त और विरोधियों को हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।